नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपकी बात की शुरुआत की सबसे बड़ी सुर्खियां पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री श्रीमान चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि संविधान में यह प्रावधान है कि वो 1 से ज्यादा जगह पर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, लेकिन लोकतंत्र में ये भी प्रावधान है कि आप जनता के पैसे को अपने हित में उड़ा नहीं सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इसका हक नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी अगर दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं, जैसा कि उनको लगता है, क्योंकि जो भी आदमी चुनाव मैदान में जाता है वो यही दावा करता है कि विजय सिंह तो सिर्फ हमारी है, बाकी लोग तो सिर्फ कोरम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर उनको एक जगह से चुनाव रिजाइन करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्योंकि संविधान में यही प्रावधान है कि आप किसी एक जगह से ही संसद में या विधानसभा में सदस्य रह सकते हैं। तो जो दूसरी जगह पर अभी चुनाव होने का खर्चा और फिर जब दोबारा उपचुनाव होगा उसका खर्चा किसके खाते से आएगा, ऐसा चूंकि हमारे यहाँ चर्चा नहीं हो जाता। चरणजीत सिंह चन्नी बेसरमी से चुनाव में पर्चा दाखिल कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का डर है कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में बने तब रह सकता हूं जब मैं विधानसभा का सदस्य रह पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई मुख्यमंत्री की दावेदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये कहने को मौका विपक्ष में, जो उनके कांग्रेस में उनके विपक्षी हैं, उनको मौका मिल जाएगा कि भाई जब ये आदमी अपना विधानसभा नहीं बचा सका तो ये पंजाब क्या बचाएगा। वैसे चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कुछ तीर नहीं मार रहे हैं। पंजाब का तो वाहेगुरु ही जाने कि कैसे होगा, और वही जानते हैं, हम क्या बताएंगे। खैर, आज विषय ये नहीं था। आज विषय था कि आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को एक सबसे बड़ा कांड हुआ था, घटना हुआ था। मानवता पर एक बहुत बड़ा दाग लगा था जब हम सब लोगों को पता चला कि आज मोहनदास करमचंद गांधी को उनके ही अनुयायी घोषित किया हुआ शख्स ने गोली मार दिया। ये हम सब जानते हैं। मारने वाले नाम श्रीमान नाथूराम गोडसे है। आज तक उस नाथूराम गोडसे को कोई अपना नहीं मानता। कोई आदमी उसको ये नहीं कहता कि वो हमारे विचारधारा की को मानने वाले थे, हमारे अपने थे। कोई नहीं कहता कि वो हमारे पटीदार थे, हमारे गांव नगर के थे, मैं तो उन्हीं का फॉलोअर हूँ, उनका अनुयायी हूँ। अब इधर कुछ सोशल मीडिया से जो अनसोशल लोग हैं वो जरूर नाथूराम गोडसे की प्रतिमा का पूजा करते हैं, आरती दिखाते हैं और थैंक्स नाथूराम गोडसे का हैशटैग चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं कि धन्यवाद नाथूराम गोडसे, आपने हमको बचा लिया, देश को बचा लिया, वगैरह वगैरह। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट तौर से कह देता हूँ, मैं ठाकुर राकेश सिंह परमार उत्तर प्रदेश बलिया का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। आप सबों के बीच रोज रात में 10 बजे अपनी बात रखने के लिए आता हूं और समाज में हो रहे किसी भी गतिविधि पर प्रमुखता से अपनी निष्पक्ष और निर्भीक होकर के बात रखने के लिए जाना जाता हूं और वो रखता रहूंगा जब तक आपका आशीर्वाद हो। मैं उस हैसियत से कह रहा हूं कि हत्या का कहीं कोई स्कोप हमारे लोकतंत्र में न है, न था और नहीं होना चाहिए। हत्यारा को हम हमेशा से पापी के नजर में देखते हैं और किसी भी हत्या की साजिश, हत्या के लिए किसी को उकसाना, हत्या के लिए किसी को इस स्थिति तक मजबूर कर देना कि वो किसी की हत्या करने तक सोच ले, उतारू हो जाए, ऐसे किसी भी इंसान को हम इंसान ही नहीं कहते। वो इस धरती पर रहने के योग्य नहीं है। इसीलिए हमारे विद्वान न्यायाधीशों ने उनको समय से पहले दुनिया छोड़ने का फरमान जारी कर देते हैं। किसी को फांसी की सजा दे करके तो किसी को समाज से बहिष्कृत करके आजीवन कारावास में बामशक्कत मरने तक के लिए अकेले कारकोठरी में छोड़ देने तक की सजा देते हैं। पहले काला पानी दिया जाता था। तो मैं उस सोच का मानने वाला हूं कि अगर कोई आदमी हत्या की साजिश, हत्या की विचार, हत्यारा सोच में रखता हो, उसको हम बिल्कुल घृणा के पात्र मानते हैं। वो हमारे लिए आदर्श हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं। लेकिन मित्रों, सवाल ये है कि क्या इस देश में सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मारी गई?
या उनको मारने में कोई साजिश रची गई? जैसे कि लोग आज भी ट्वीट पर पूरा वार रहा, राहुल गांधी ने कहा कि ये हिंदूवादी सोच का मत है, फलाना ढिमाका, ये वो दुनिया जहान। मित्रों, मैं आज यही प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें, और आपका स्नेह ही मेरा पारितोषिक है। जैसा कि मैं कहता हूं, मैं आपके सामने कुछ बात रख रहा हूं, अगर आपको लगे कि मेरी बात में दम है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इसको अपना आशीर्वाद मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा समूहों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, मेरा प्रश्न है कि आज तक मोहनदास करमचंद गांधी के हत्यारे को जन जन तक पहुंचाने के बिना राजनीतिक दलों ने लिया है। कोई आदमी उससे अपने आप को एसोसिएट करके लिया है, और कोई आदमी उससे किसी और को जोड़ करके लिया है। जैसे आज हर वो आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, उसने अपने ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अखबार में कॉलम लिख करके या सड़क चौराहे पर चर्चा करके ये साबित करने में तुला रहा कि मोहनदास करमचंद गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे समकालीन था, भाजपा का समर्थक था, मतलब नरेंद्र मोदी की टीम का था। वो लोग बताने में पुरजोर ऊर्जा लगाए, जितना ऊर्जा उन्होंने ये बात बताने में लगाई होती उतना इस चर्चा पर होती कि आखिर उस आदमी की उस वक्त की मनस्थिति क्या थी कि उसने एक आदमी को खून करने तक के जघन्य अपराध को अंजाम दिया। उस पर कभी कोई चर्चा नहीं। खैर, मैं भी उस पर नहीं चर्चा करना चाहता। चाहे परिस्थिति आपकी जैसी भी हो, आपको हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में हत्या का कहीं कोई स्कोप नहीं है, हत्या होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या इस देश में सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी ही आदमी है, उनके अलावा और कोई नहीं है? क्या हमको मोहनदास करमचंद गांधी के बाद किसी भी शख्सियत पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है, और चर्चा नहीं होना चाहिए? आज मेरा प्रश्न यही है। गांधी के ही संपर्क, गांधी के साथ काम करने वाले, उनके अनुयायी के रूप में जिन्होंने उनको महात्मा का दर्जा दिया, उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हम में से किसी को पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या किसने की, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या स्थिति थी? हमको कभी चर्चा हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या क्यों हुई, उनके प्लेन क्रैश में हत्या हुई, या बाद में वो मरे, या क्या उनके साथ हुआ? क्या किसी को इस बात की जानकारी है? क्या आप में से किसी आदमी को इस बात की जानकारी है कि हमारा तत्कालीन सरकार ने इंग्लैंड सरकार से एक लिखित एग्रीमेंट किया था कि अगर जीवित या मृत सुभाष चंद्र बोस हमको मिलते हैं तो हम उनको इंग्लैंड के हवाले कर देंगे? जो आदमी इस देश का पहला प्रधानमंत्री था, जिस आदमी की सशस्त्र सेना के खौफ से अंग्रेज भागने पर मजबूर हुए, जिस आदमी ने आईसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी राष्ट्र सेवा में उस सरकारी नौकरी, हुए वाली नौकरी को छोड़ करके माँ भारती की सेवा में अपने आप को लगा दिया, खपा दिया, उस आदमी के साथ इस तरह का बिहेवियर की कमिटमेंट भी कोई कर सकता है क्या, और करना चाहिए क्या? इस विषय पर कभी कोई चर्चा है? आपने सुना? कितने बच्चों को पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इस तरह की कोई कमिटमेंट थी कि अगर ये आदमी जिंदा या मृत पाया जाता है तो हम आपके हवाले कर देंगे? क्या ऐसी कभी बात थी? और से ज्यादा उन पर चर्चा हुआ क्या? उनकी जो फाइल आर्काइव में दफी हुई है, क्या उसका किसी को पता है कि उस फाइलों में क्या अंकित है? तत्कालीन जांच एजेंसियों ने उस पर क्या लिखा हुआ है, उनकी फाइंडिंग क्या थी? कभी कोई चर्चा हुआ क्या? चर्चा करते हैं उसी दौरान, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मौत पर, उनके संदिग्ध परिस्थितियों में हुए मौत पर कभी कोई चर्चा हुआ क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज की नई पीढ़ी बहुत नहीं जानती, उनकी छोटी सी बात बता देते हैं। अभी 26 जनवरी को जिस लाल चौक को हमने तिरंगे से ढक दिया था, जो तिरंगे से सगेमान हो रहा था, उस लाल चौक पर मोदी जी के पहले कोई आदमी कहा जाता था कि भाई वहां पर झंडा मत फहरा देना, बवाल हो जाएगा। मतलब 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जैसे
राष्ट्रीय त्योहार पर भी लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था, वहां पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था और अल्लाहू अकबर का नारा लगता था। पहली बार 70-72 साल में वहां पर उस लाल चौक को ही पूरी लाल तिरंगे रोशनी से ढक दिया गया था और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे के साथ जनगण मन का जाप हुआ और किसी ने कहीं कोई विवाद, प्रतिवाद या विरोध की आवाज उठाने की दुस्साहस नहीं की। और आज 26 जनवरी को बीते 4-5 दिन हो गए, क्योंकि आज 30 तारीख है, लेकिन कहीं से कोई सूचना नहीं मिली कि किसी ने लाल चौक को तिरंगे से रंग देने पर कोई विरोध किया गया हो। इसी आज जो सपना साकार हुआ है, इसी सपने को साकार करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से चल करके जम्मू कश्मीर गए थे कि हम वहां पर 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं लगाएंगे, एक देश में 2 प्रधानमंत्री की हम मान्यता को नहीं मानेंगे। इसीलिए उनको वहां गया और इस उचित मांग के लिए उनका विरोध हुआ और उनको अरेस्ट किया गया और फिर जेल में क्या हुआ, यही मैं मांग कर रहा हूं कि क्या इस पर कभी कोई चर्चा हुई? क्या आप में से किसी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई, किसने उनको मारा? क्या आप में से किसी को पता है कि जिस रसोइये ने जिस पर दूध में जहर मिला करके पिलाने का इल्जाम है, क्योंकि अंतिम बार उन्होंने खाने के बाद दूध मांगा था, दूध पिया था और उसके बाद उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उस दूध पिलाने वाले को हम लोग पेंशन पूरा जीवन देते रहे, वो पाकिस्तान भाग गया था। आप में से किसी को इस बात की जानकारी है क्या? और क्या ये कभी चर्चा होता है? जब लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आती है तो कहीं कोई चर्चा किसी ट्वीट में, चैनल पर या सोशल संवाद में सुना है आपने कि भाई लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ? क्या उनका हार्ट फेल हो गया, उनको जहर दिया गया, उनको गोली मारी गई, उनका गला काटा गया, क्या हुआ? और क्या आप में से किसी को इस बात की जानकारी है कि लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम हुआ था क्या? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो पता नहीं है कि वो प्लेन क्रैश में मारे गए या बाद में मरे हो, ये तो मान लीजिए हम 1% मान लेते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का तो पता है कि वो ताशकंद में मृत पाए गए अपने कमरे में, और मृत पाए गए और उनकी पार्थिव शरीर भारत लाई गई थी सहसमान विशेष विमान से। तो भारत में आकर के भारत के कानून के मुताबिक क्या उसका पोस्टमार्टम हुआ? और पोस्टमार्टम हुआ तो उसका रिपोर्ट कहाँ है? और नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ? क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? और क्या इस पर कभी चर्चा हुई? मित्रों, मौतों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम जीवित लोग हैं और जिंदगी की चर्चा हो, लेकिन अगर मौत की चर्चा ना हो तो गांधी जी की भी मौत की चर्चा ना हो, क्योंकि अगर गांधी इस देश में महान थे तो सुभाष क्या शैतान थे? लाल बहादुर शास्त्री क्या शैतान थे? वो इंसान नहीं थे या वो महान नहीं थे? अपने जमाने में इन लोगों की महानता पर लेस मात्र भी किसी को कोई संदेह हो सकता है क्या? ये चर्चा का भी विषय है क्या कि लाल बहादुर शास्त्री कितने महान आदमी थे, कितने ईमानदार आदमी थे, और उनका इस देश के प्रति क्या योगदान था? आज भी लाल बहादुर शास्त्री के जो अनाज का योगदान था, उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप एक दिन उपवास रख जाएंगे तो उससे इतने लोगों के घर का चूल्हा जल जाएगा, अनाज हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको देश में अन्न की भंडारण करनी है और लोगों में अन्न की कमी की वजह से जो मौत हो रही है भूखे पेट, उससे बचना है तो आपको एक दिन उपवास रखना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी बंगला जिसमें मैं रहता हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मर रहा था तो एक कमरे में हुआ और ये पूरा एकड़ में फैला हुआ मेरा घर है। तो उन्होंने अपने घर में हल चलाया और वो और आदरणीय ललिता जी, और उन्होंने उसमें गेहूं उगाया और बाकायदे प्रेस को बुलाया कि देखो ये मेरी खुद की उगाई हुई गेहूं और आलू और प्याज और लहसुन है जिसको मैं खा रहा हूँ। तब जाकर के लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगलों में सब्जियां उगाना शुरू किया, जिसका किचन गार्डन आज चल रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री के किचन गार्डन से ही शायद प्रेरित होकर के पी चिदम्बरम गमले में गोभी उगाया और 100-200-500 करोड़ रुपए की कमाई की। देखिए कितना फायदा हुआ इस देश को। मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने बंगले में खेती की और गेहूं उगाया और दुनिया को दिखाया। अब आप देख लीजिए कि उनके उस कदम का फायदा कांग्रेस ने कितना उठाया। उन्हीं के पार्टी का पी चिदम्बरम
अपने गमले में 250 करोड़ रुपए का गोभी उगा दिया। बताइए कितना फायदा हुआ। उस महान शख्सियत के मौत पर कभी कोई चर्चा आपने सुना क्या उनके मौत पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इस देश में क्या महान सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे? मैं मोहनदास करमचंद गांधी के को कम करके नहीं आंक रहा, मैं उनको किसी से कम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं मान सकता कि इस देश में सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे थे जिनकी मौत पर मातम मनाई जानी चाहिए और बाकियों के मौत पर खुशियां मनाना चाहिए। ये भी तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे लिए मोहनदास करमचंद गांधी आदरणीय हैं, आदरणीय थे, आदरणीय रहेंगे। लेकिन सेम बात है, यही थॉट मेरे लिए लाल बहादुर शास्त्री के लिए भी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए है, दीनदयाल उपाध्याय के लिए है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए है और अनगिनत लोगों के लिए है। क्योंकि इस देश में इंदिरा जी की हत्या हो, इंदिरा जी के हत्यारे को तो हमने माफ कर दिया। इस देश की विडंबना यह है कि जिस वक्त मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई थी उस वक्त राहुल गांधी के पिताजी का जन्म नहीं हुआ था। आप जान लीजिए, बड़ी बड़ी साफ और क्लियर बता देता हूं, राहुल गांधी के माता पिता का भी जन्म नहीं हुआ था जिस वक्त मोहनदास करमचंद गांधी का हत्या हुआ था। लेकिन गांधी जी के हत्यारा कौन है, राहुल गांधी को पता है। लेकिन जब उनकी दादी की हत्या हुआ था तो रुमाल से उनका मुंह पोंछते हुए राहुल गांधी का वीडियो सबने देखा है, अभी भी है और हर बार यूट्यूब पर दिख जाता है। लेकिन गांधी इंदिरा जी की हत्या किसने किया उनको ये बात की जानकारी नहीं है, उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। गांधी की हत्या किसने की इस पर जरूर वो बात करते हैं। उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को भी माफ कर दिया ताकि वोट बैंक बना रहे। जो आदमी अपने माता पिता, अपने पिता और अपने दादी के हत्यारों को माफ कर सकता है, वो मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या को अभी तक याद किए हुए हैं, ये सोचने वाले विषय है कि नहीं है? क्योंकि मान लीजिए कि मेरे पिताजी का कोई आदमी हत्या कर दे और मैं उसको माफ कर दूं, और दादाजी की किसने हत्या की थी उसको आज तक मतलब बेईमान और देशद्रोही साबित करने में तुला रहूं, तो क्या ये मेरी संदिग्ध मानसिकता नहीं कही जाएगी? आदरणीय प्रेमनंद द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और पूछना चाहता हूं द्विवेदी जी जैसे समझदार आदमी से, जो समाज के प्रखर प्रहरी हैं, कि क्या द्विवेदी जी मोहनदास करमचंद गांधी के हत्यारे पर चर्चा हर बार होती है, हर रोज होती है, खासतौर से 30 तारीख को तो खैर सभी के मुंह से वो सिर्फ गोडसे होता है। तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हत्यारे पर चर्चा होनी नहीं चाहिए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और चंद्रशेखर आजाद, जिस महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के खौफ से अंग्रेज कांपते थे और बहुत पहले देश छोड़ करके भाग जाने की करीब तैयारी कर लिया था, क्या कभी किसी को पता है कि चंद्रशेखर आजाद जी किससे मिल के आ रहे थे और कहां उनकी हत्या हुई? आप में से कितने लोगों को यह पता है कि जब परम श्रद्धेय चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई वो उसके पहले किसको मिलने गए थे और वो मिल करके किधर से जा रहे थे और फिर अंग्रेज एक अचानक कहां से आ गए? क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं कि व्हाट्सएप पर ग्रुप चैट भेज दिया गया हो, एक बार 500 आदमी के पास चला गया हो और 500 फोर्स वहां पर आ गई हो। क्योंकि तब तो फोन लगाना पड़ता था, क्लिंग क्लिंग क्लिंग, हेलो, हाँ थाने को कनेक्ट करो। उस वक्त इतनी ध्रुव व्यवस्था थी संचार की, और उस ध्रुव व्यवस्था में 2 मिनट के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले हथियार बंद कहां से आ गए? और उनको कैसा पता चला कि भाई चंद्रशेखर आजाद अपनी टूटी साइकिल से लेकर के इसी रास्ते से जा रहे हैं, और बाग में घेर करके उनको मार दिया गया? इस विषय पर कभी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? और अगर आपको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग मोहनदास करमचंद गांधी के कमतर थे, तो माफ करिएगा, मैं आपसे डिफर कर रहा हूं। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी को मैं कम अवकार के नहीं आंक रहा, लेकिन मैं ये भी मान नहीं सकता कि बाकी जो शख्सियतें जिनका मैंने नाम लिया उनके मौत पर मातम नहीं होनी चाहिए, उनके मौत पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। देशवासियों को अगर मोहनदास करमचंद गांधी के हत्यारे की जानकारी दी जाती है तो उसी मुंह से लाल बहादुर शास्त्री के हत्यारे की भी जानकारी दी जानी चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारे की भी जानकारी देनी चाहिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या पर भी चर्चा हो, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या में भी चर्चा हो और चंद्रशेखर आजाद की हत्या पर भी चर्चा हो। यह तो जरूर होना चाहिए। मित्रों, मैं ये नहीं आपसे कह रहा
कि मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और उस वक्त के तमाम जो आज़ादी का लड़ाई में लड़ रहे थे, उनमें से मैक्सिमम लोग बैरिस्टर थे, मैक्सिमम लोग अपने जमाने के टॉप वकील थे। इतने बड़े वकील के बाद भी सरदार भगत सिंह की फांसी पर रिव्यू पिटीशन किसी ने कोर्ट में क्यों नहीं डाला? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मित्रों, इसके पहले कि मैं इस पर आपसे चर्चा करूं, हमारे साथ मेरा सौभाग्य है कि विजय बहादुर सिंह जी हमारे साथ संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कुछ लिखा है, मेरा मार्गदर्शन किया है। विजय बहादुर सिंह के विषय में आपको बता दूं कि विजय बहादुर सिंह वो नायाब हीरा है, वो नायाब शख्सियत है। जब बलिया जिला में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे तो बलिया की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। और ये बात जान करके आपको आश्चर्य होगी कि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने बलिया जिला में कहीं कोई स्थान फतेह नहीं की थी, आसपास भी नहीं होती थी। लेकिन विजय बहादुर के जिला अध्यक्ष होते हुए बलिया की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुआ था। विजय बहादुर सिंह वो शख्स हैं जिनको नरेंद्र मोदी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और वो नरेंद्र मोदी के बगल में बैठ करके अपना राजनीति का शुरुआत किया था, कगार पर था। नरेंद्र मोदी जब बलिया दौरे में जाते थे, विजय बहादुर युवा परिषद के अध्यक्ष, बलिया युवा जन के अध्यक्ष और कई तरह की जिम्मेवारियों के साथ जो अभी वरिष्ठतम नेता है, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हो, इन सब लोगों से सानिध्य और इन लोगों के साथ काम करके इनको अवसर प्राप्त हुआ है। विजय बहादुर सिंह अभी भारतीय राष्ट्रीय कार्य परिषद, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिष्ठित परिषद है, उसके सम्मानित सदस्य हैं। ऐसे विद्वान आदमी अगर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए बड़ा लाभप्रद होगा। मैं चाहूंगा कि आप भी इसको सुने, क्योंकि वो मार्गदर्शन उनका बहुत ही उचित होगा। आपने लिखा है कि राहुल गांधी को लाल बहादुर शास्त्री की हत्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या, सुभाष चौधरी, लोगों के ऊपर भी उनको अपना मंतव्य देना चाहिए। विजय बहादुर जी, यही बात बोला हूँ, चूंकि आप लेट ज्वाइन किए इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा। मैं अब तक जितना बात किया हूँ उसमें यही बात किया है। मुझे खुशी है कि आप भी यही कह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं है, करोड़ों देशवासियों को ये मंशा है कि इन लोगों की हत्या पर चर्चा हो और इन लोगों के हत्यारे की भी जानकारी आम समाज को लो, क्योंकि उनका हत्यारा अब जीवित तो है नहीं कि उसको कानून के शिकंजे में फांसी या मृत्यु दंड के और कोई तरीके या दिए जाए, लेकिन कम से कम जनमानस ये जान तो ले कि इन लोगों की हत्या कैसे हुई थी, इनकी हत्या किस परिस्थिति में हुई थी। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे पहला कि एक बात आप जान लीजिए कि मोहनदास करमचंद गांधी का नाम जिस तरह से अमर है, कांग्रेस पार्टी नाथूराम गोडसे का नाम भी उसी तरह से अमर बनाए हुए रहेगी। इस देश से नाथूराम गोडसे का हत्या कभी नहीं हो सकता। नाथूराम गोडसे को कांग्रेस मरने नहीं देगी। वो आजीवन चिर जीवन जीते रहेंगे जब तक धरती चांद रहेगा और कांग्रेस का एक भी सदस्य जिंदा रहेगा, तब तक मोहनदास करमचंद गांधी की हत्यारे के रूप में नाथूराम गोडसे का चर्चा महिमा मंडल होता ही रहेगा, क्योंकि उसमें फायदा कांग्रेस को है। मित्रों, कांग्रेस का एक भी सिपाही के मुंह से इंदिरा गांधी का हत्यारे की चर्चा क्या आपने सुना कभी भी? राजू सिंह, बैरिया विधानसभा में किसको टिकट मिल रहा है? और बैरिया विधानसभा में टिकट अनाउंस हो गया राजू, नाम है राकेश सिंह परमार, खुश हो जाओ। अभी राष्ट्र पर चिंता हो रही है, तुम बैरिया की चिंता कर रहे हो, अच्छी बात है, बैरिया के हो और बैरिया की चिंता करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल के लिए राष्ट्र की चिंता करो कि अगर मोहनदास करमचंद गांधी के हत्यारे की जानकारी दुनिया को दी जा रही है तो बाकी महापुरुषों को भी जानकारी दी जाए। मित्रों, मैं एक बात और आपको कह रहा हूं जो बड़ा जरूरी है। छोड़ देते हैं बात की किसकी हत्या कैसे, किसकी हत्या कैसे। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कुर्बानी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस देश में, दिल्ली में मैं जहां रहता हूं, वहां पर एक शीशगंज गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के इतिहास पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिर आदमी मूर्ति क्यों बनवाता है? ये इतनी महंगी महंगी जमीनों पर
कांसे का, पीतल का और पत्थर का, लकड़ी का मूर्ति बनी होती है ना। आदमकद पटेल चौक पर सरदार पटेल की बनी हुई है, जवाहरलाल नेहरू की बनी हुई है, इंदिरा जी की बनी हुई है, सुभाष चंद्र की बनी हुई है, अम्बेडकर साहब की बनी हुई है ना। क्यों बना है? ताकि अगली पीढ़ी पूछे अपने वर्तमान से कि ये कौन है, ये गांधी जी है। अच्छा, ये यहाँ क्यों खड़े हैं? नहीं, उन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेजों का के वो तरफ से बैटिंग कर रहे थे और लोगों को ये बता रहे थे कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। असल में अंग्रेज के भेजे हुए थे। या आप उनको कहें, वो इस विषय पर चर्चा होगी तो लोगों को जानने का मौका मिलेगा। तो कोई आदमी अगर शीशगंज गुरुद्वारा घूमता हुआ चला जाए तो पूछ लेगा कि ये क्या है, तो बोला नहीं इसका नाम शीशगंज गुरुद्वारा है। तो पूछेगा शीशगंज गुरुद्वारे का मतलब क्या इस जगह का नाम शीशगंज है? तो बताना पड़ेगा कि नहीं, शीशगंज गुरुद्वारा की इस जगह का नाम शीशगंज नहीं है। यहाँ पर आदरणीय गुरु जी के बच्चों का शीश कलम करके चढ़ा दिया गया था। क्यों किया गया था ये बताने की जरूरत है कि नहीं है? तो क्या कभी आपने शीशगंज गुरुद्वारे के इतिहास पर चर्चा किया? सिर्फ गोडसे पर चर्चा करते हैं, शीशगंज गुरुद्वारे पर चर्चा नहीं करते। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खैर, इन सबों की चर्चा करने के लिए आपको नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी है तभी लाल चौक पर तिरंगा लहराया है, वंदे मातरम का गुण गुंजायमान हुआ है और विरोध का एक भी स्वर कहीं से नहीं आया हुआ है। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा। एक आदमी पूछ रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के हार जाने से इसमें क्या फर्क पड़ेगा, भाजपा को क्या नुकसान होगा? तो एक सज्जन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हार जाने से भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी पुनः अपनी उसी एसपीजी सुरक्षा में या एनएजी सुरक्षा में दिल्ली के सबसे महंगे बंगले में जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। देश दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो भारत सरकार के खर्चे में जाएंगे। देश दुनिया के सबसे महंगे अस्पताल में उनका इलाज होगा अगर उनकी कोई बीमारी होगी तो, और वो जिस तरह से भी वितरण करना चाहेंगे वो करेंगे, उन पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। वही हाल राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, कल्याण सिंह, और तो कल्याण सिंह ही नहीं रहे, मतलब इन लोगों का होगा। फर्क आपको होगा। बोले हमारे को क्या फर्क पड़ेगा भाई, मोदी आवे या अमित शाह, हमको क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने बोला कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले हम देश में आतंकियों से डरते थे और लाल किले पर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को, लेकिन अब आतंकी हमसे डरते हैं। ये पहला उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है जिसमें चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने इतना घोटाला कर लिया। टाइल के नीचे जो टाइल तोड़ के अखिलेश यादव गए तो क्यों तोड़े? टाइल के नीचे कोई महंगी चीज थी क्या? टोटी निकाल के ले गए या टोटी के पीछे कोई और चीज थी, उस पर चर्चा थी। ये पहला मुख्यमंत्री है जिस पर चर्चा हो रही है कि योगी बड़ी खराब आदमी है, इन्होंने गुंडों को ठोक दो वाली बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने पूरे भाषण में कहीं नहीं कहा कि योगी जी बेईमान है, योगी जी करप्ट है, योगी जी कमीशन खोर है, योगी जी ने चाचा भतीजा किया। योगी जी के मुख्यमंत्री काल में ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने मुख्यमंत्री हैं। मेरे में तो 4.5 मुख्यमंत्री सरकार थी, योगी जी में कितने मुख्यमंत्री हैं, इस पर चर्चा नहीं होता। किसी भी विपक्ष के आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कहे कि नरेंद्र मोदी ढूल मूल नीति है, नपुंसक सरकार है, डिसीजन पैरालिसिस है। किसी ने नहीं कहा कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जिसका हमने आवाजें नहीं सुनी। चर्चा हो रहा है कि ये बाबा है, चीलम फूकर के ठोक दो के नारा लगाता है, ये बाबा है, किसी भी आदमी की गाड़ी कभी पलटवा देता है, ये बाबा है, गरीब आदमी को बुलडोजर चलवा देता है। ये कभी चर्चा नहीं हुआ। तो भाजपा के ना रहने से यही फर्क पड़ेगा। अभी आतंकी माफिया और बदमाशों के जमीनों पर बुलडोजर चल रहा है और भाजपा नहीं रहेगी तो आपके अरमानों पर बुलडोजर चलेगी। अगर प्रेमा दीदी जी ने मुझे कुछ लिखा है, मैं चाहूंगा कि उनका पढ़ूं। आपने लिखा है, नहीं वीडियो बाद में दोबारा, राहुल गांधी और लाल, नहीं ये तो नहीं है, इसके नीचे होगा वैरिया विधानसभा। हाँ, अगर प्रेमा दीदी ने लिखा है कि बहुत बड़ा विषय किसे कोई स्पर्श करने की साहस नहीं करता,
आपकी हिम्मत है कि दाद देता हूँ कि आपने बागी बलिया को बुलंद आवाज को सफाई से प्रस्तुत किया और संकोच नहीं करता। जय हो साधुवाद। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, ये मेरे लिए पारितोषिक है जो आपने कहा है, और मैं समझता हूं कि यही मेरी पारिश्रमिक है जो आप मुझे दे रहे हैं। मेरी फीस ही यही है जो आप सबों का स्नेह और आप सबों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी, मेरा नारा ही है कि जो कहीं नहीं है वो हमारे चैनल पर है, ये आपके चैनल पर है। मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता हूं जो समाचार चैनलों पर होता नहीं या होने नहीं दिया जाता। आज 23 जनवरी है। सुबह से लेकर के शाम तक, चाहे वो सोशल मीडिया हो या समाचार चैनल हो, उन सब पर यही चर्चा थी कि गांधी को किसने मारा, गांधी को क्यों मारा, गांधी के मरने से इस देश पर क्या क्या फर्क पड़ा। लेकिन किसी चैनल पर नहीं आया कि गांधी के बाद भी और लोगों को मारा गया था, क्यों मारा, किस परिस्थिति में मारा। इसीलिए तो मैं इस पर चर्चा किया हूँ कि बेशक गांधी का हत्या गलत था, क्योंकि लोकतंत्र में हत्या का कहीं कोई स्कोप नहीं है। लेकिन गांधी की हत्या हुई तो सुभाष बोस की हत्या पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं। राकेश कुमार जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। आपने लिखा है कि सहज और कटु सत्य को आपने सहज एवं सरल भाषा में बता दिया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे। इसी तरह के शब्दों को और इसी तरह के मुद्दों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो बंद करने से पहले सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि बेशक सत्ता पक्ष और विपक्ष इन मुद्दों की चर्चा ना करें, मैं तो करता रहूँगा, क्योंकि मेरी शक्ति आप है, मेरा साहस आप है, और आपका साहस मुझे मिलता रहेगा तो मुझे हिम्मत बनी रहेगी और ऐसे मुद्दों पर निष्पक्ष चर्चा करता रहूँगा। वीडियो बंद करने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी भी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता और किसी भी हत्यारे का महिमामंड नहीं हो सकता, चाहे वो गोडसे हो या शास्त्री जी का हत्यारा हो, चंद्रशेखर आजाद का हत्यारा हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हत्यारा हो, या और कईयों का, जो अनेकों लोगों की हत्या हुई, किसी के राजनीतिक कारणों से हत्या हो गई, कोई हमारे प्रगति पर आड़े आ रहा था उसकी हत्या कर दी गई। इन तमाम लोगों के हत्यारे को निंदा ही किया जा सकता है, महिमामंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब तक कांग्रेस है तब तक नाथूराम का महिमामंड होता ही रहेगा, क्योंकि नाथूराम गोडसे कांग्रेस के लिए कैप्सूल है विटामिन की, राजनीतिक विटामिन की। लेकिन आपके लिए वो हत्यारे हैं, मेरे लिए भी हत्यारे हैं, मैं उनका महिमामंड नहीं कर सकता। मोहनदास करमचंद गांधी की करनी ऐसी थी कि भगवान ने उनकी आत्मा को शांति दिया होगा या अशांत हुए होंगे, मैं तो ये नहीं जानता। लेकिन गांधी जी ने जिनके भरोसे देश छोड़ करके दुनिया से पलायन किया था, उनके कर्मों, कुकर्मों, कुकृत्यों को देख कर तो मुझे नहीं लग रहा कि मोहनदास करमचंद गांधी को की आत्मा शांत हुई होगी, तृप्त हुई होगी। वो रो रही होगी कि क्या हमने इसीलिए आज़ादी लड़ाई लड़े था, क्या हम इसलिए ऐसे लोगों के लिए देश छोड़ के गए थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक उनका अनुयायी आया हुआ है नरेंद्र मोदी के रूप में, जो उनके सपनों को साकार कर रहा है। जो उन्होंने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम।